नमस्कार साथियों, मैं ओम जी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस गसिंगपुर में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों का। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं मौलिक अधिकारों क्या होती है। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है इसकी, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है। वही मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कहलाते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए फिर परिभाषा मौलिक अधिकारों की क्या है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है। वही मूलभूत अधिकार मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो ये तो ही परिभाषा मौलिक अधिकारों की। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अंदर इनका क्या प्रावधान है, इनके संबंध में कौन से अनुच्छेद है या फिर भारतीय संविधान के किस भाग में इनका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मूल भारतीय संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, सिर्फ मात्र एक कानूनी अधिकार रह चुका है। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक में किया गया है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, मैं आपको एक बार उनका नाम बता देता हूँ। 1 नंबर पर है समानता का अधिकार, 2 नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार, 3 नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर पर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और 6 नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए दोस्तों, अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 1 नंबर पर पहले नंबर पर आता है समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद है 14 से 18 तक। समानता के अधिकार के तहत नागरिकों को 5 प्रकार की समानताएं प्राप्त है या फिर समानता का अधिकार है। वो कौन कौन सी है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। 1 नंबर पर है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कि कानून, समक्ष यानी कि सभी के लिए, समान यानी समान, यानी कि भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून एक ही है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून एक ही नजर से देखता है या एक ही दृष्टिकोण से देखता है। इसके संबंध में अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है, विधि के समक्ष समानता का अनुच्छेद 14। इसके बाद में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है कि भारतवर्ष में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, अनुच्छेद 15। उसके बाद में है अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16। अवसरों की समानता यानी कि भारतवर्ष में राजकीय सेवाओं के लिए अवसरों की समानता सभी के लिए एक समान है, ये अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसे भी राजकीय सेवा में लाने के लिए या फिर अवसरों की समानता उन्हें दिलाने के लिए विशेष या फिर विशिष्ट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये बात है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है ताकि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लेके जाए, बाकी सभी के लिए अवसरों की समानता रहेगी, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके बाद में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 यानी कि 17। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। इसके तहत भारतवर्ष में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या फिर छुआछूत नहीं की जाएगी। स्वतंत्रता से पूर्व जब रियासती भारत था, उस समय अंग्रेजों ने आकर भी हमारे साथ अस्पृश्यता की नीति अपनाई, छुआछूत की नीति अपनाई। उससे पहले मुसलमानों ने भी अपनाई, या फिर हमारे जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी इसी नीति को अपनाया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि भारतवर्ष में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता के तहत मैं आपको बता दूं, अगर निम्न जाति का व्यक्ति या हरिजन बोलते हैं जिनको, या फिर शेड्यूल कास्ट अंग्रेजों ने नाम दिया है,
शेड्यूल कास्ट या फिर निम्न जाति का व्यक्ति अगर अपने से उच्च जाति के व्यक्ति के किसी सामान को हाथ लगा देता था तो उच्च जाति का व्यक्ति उसे किस प्रकार की यातनाएं देते थे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर निम्न जाति के व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के सामान को हाथ लगाया था तो ऐसे भी शासक थे जो व्यक्ति का हाथ काट देते थे। तो ऐसी कुरीतियों का अंत भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर किया गया है। उसके बाद में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों की उपाधियों का अंत कर दिए गए। यानी कि भारतवर्ष के अंदर सैनिक क्षेत्र यानी सेना के अंदर आपको उपाधियां दी जाएगी, या फिर उसके बाद शैक्षिक यानी शिक्षक के लेवल में भी आपको उपाधियां दी जाएगी, अन्य किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएगी। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है अशोक की उपाधियां गिनते हुए, समुद्रगुप्त की उपाधियां गिनते हुए, विक्रमादित्य कौन था, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ऐसी सभी उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंदर किया गया है। तो यह था हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिनमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके तहत भी यानी अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंदर देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 यानी कि अनुच्छेद 20 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, एक से अनेक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 में वर्णन किया गया है। उसके बाद में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के आधार पर या फिर विधि के अनुसार ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता है। इसका वर्णन भी अनुच्छेद 21 के अंदर किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण है। दैनिक के भारतवर्ष में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कारण बताया जाएगा, आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाएगा। लेकिन कुछ दिशाओं के अंदर, कुछ दिशाएं कौन सी है, मान लीजिए कोई आतंकवादी आ चुका है, अब आतंकवादी को हमारा सैनिक या फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले और उसे नहीं बताने की आवश्यकता होगी तेरे को क्यों गिरफ्तार किया, तेरे को न्यायालय के सामने लेके जाए, उसे तो फिर बंदूक के सामने लेके जाया जाता है। ये कुछ दिशाएं ऐसी है, अनुच्छेद 22 में इनका भी वर्णन किया गया है। तो अब तक हमारे 2 मौलिक अधिकार हो चुके हैं, समानता का अधिकार जिनका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जिनका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसमें एक सूचना आपको मैं बता दूं, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित किया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, देखिए ध्यान से सुनिए, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। तो यह भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार दूसरे यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर इनको भी जोड़ा गया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तीसरे मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिनका वर्णन अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। इसके तहत देखिए अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है, तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बिगाड़ लेने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 23 में स्पष्ट लिखा गया है भी मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। फिर वही बात, अगर आप इतिहास के जानकार हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जितने भी शासक आए इन्होंने गुलाम 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 बनाने की व्यवस्था रखी थी। तो मानव के व्यापार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंध लगाया गया है और बेगार पर भी प्रतिबंध लगाया है। यानी किसी भी व्यक्ति से आप फ्री में कार्य नहीं करवाओगे, अगर आपने उनसे कार्य करवाया तो उस व्यक्ति को उचित जितना कार्य किया उसका उचित आपको वेतन उसे देना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। आगे है कारखाने, खानों एवं अन्य संकटमय उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी संकट में कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, या फिर चाय के होटल पर, ढाबे पर, बस स्टैंड पर
ईंट भट्टे पर किसी भी जोखिम कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो यह गैर कानूनी है, उसे दंडनीय है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है तो आप उसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दे सकते हैं। इसके बाद में है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। 4 नंबर पर है हमारा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। तो अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 25 अपने अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने एवं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखा गया है भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार अपना धर्म मानने की आजादी है। धर्म के अनुसार आचरण करने, आचरण यानी कि धर्म के अनुसार पहनावा, वेशभूषा, रहन सहन की आजादी है। इसके साथ साथ जिस धर्म से वह संबंधित है वह उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने धर्म विशेष से संबंधित जागरण, समागम या फिर और भी सम्मेलन कर सकते हैं। तो इसका भी अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है। साथियों थोड़ा ध्यान देना, अनुच्छेद 26 में वर्णन जरूर किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है तो आप कोई भी समागम, जागरण या फिर सामूहिक सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यह हमारा अनुच्छेद 26 के अंदर जो वर्णन है मौलिक अधिकार है, विशेष परिस्थितियों के कारण गौण है, यानी कि यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 27 में अब चर्चा कर लेते हैं। तो इसके तहत धार्मिक कार्य हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि हम जिस धर्म विशेष में रह रहे हैं, जहां हम जिसका पालन कर रहे हैं, उस धर्म के से संबंधित पुजारी, पाठी, काजी या फिर पादरी वर्ग के जो व्यक्ति हैं हमें आकर के धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हमारी इच्छा है, हम दे चाहे तो कर दें, टैक्स दें, अगर नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। इसका भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में स्पष्ट वर्णन किया गया है, यानी कि धार्मिक कर या टैक्स के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद में अनुच्छेद 28, इसके तहत राजकीय विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 28 में स्पष्ट लिखा गया है भी राजकीय विद्यालय यानी कि सरकारी विद्यालय, जिन विद्यालयों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, यानी कि वित्त या फिर पैसा दिया जाता है, उन विद्यालयों के अंदर किसी धर्म विशेष की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकारी विद्यालय या फिर राजकीय विद्यालय किसी भी धर्म विशेष को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करते हैं। तो यह था हमारा चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब आगे चर्चा करते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। अनुच्छेद 29, इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्प यानी कि थोड़ा, संख्या यानी कि वह धर्म विशेष या वह संप्रदाय जिनकी भारतवर्ष में संख्या कम है, उन्हें अपने धर्म का संरक्षण करने की आजादी है। इसके तहत वह अपने धर्म के अनुसार भाषा, लिपि, पहनावा, खान पीन, वेशभूषा रख सकते हैं और उसका वो संरक्षण भी कर सकते हैं, यानी कि अपने वो धर्म विशेष को बढ़ावा भी दे सकते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है। आगे है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में स्पष्ट लिखा गया है जो भारत में रह रहा अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने धर्म की शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, वह उन्हें अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है। अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है। तो ये हमारा पांचवा मौलिक अधिकार हो गया, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। इसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 31 है वह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिससे कि मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया है, यह सिर्फ कानूनी अधिकार मात्र रह चुका है। उसके बाद में हमारा छठा और अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। उन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसके अलावा जितने भी 5 मौलिक अधिकार है वह गौण है इसी के कारण, क्योंकि अगर हमारे ऊपर दिए 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर हमें 5 मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है।
आइए अब इसके चर्चा करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों की हम मांग कैसे कर सकते हैं। तो इसके संबंध में हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उसके बाद में आदेश जारी करेगा। वो कौन कौन से 5 आदेश जारी कर सकता है, आइए इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पहला आदेश वो क्या जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसे कारण बताया जाएगा तेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में उसे अपनी रुचि के अनुसार वकील करने का भी प्रावधान है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। इसके बाद में 2 नंबर पर है परमादेश। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय के अधिकारियों को यह आदेश दे सकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के कार्य को नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, किसी निगम का व्यक्ति है, अधिकारी है, अध्यक्ष है, सार्वजनिक अधिकारी है, अगर वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है भी यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है, आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आदेश जारी कर सकता है, इसे परमादेश कहा जाता है। तीसरा आदेश क्या जारी कर सकता है, उत्प्रेषण। प्रेषण होता है भेजना, प्रेषण क्या होता है, भेजना। उच्च यानी कि छोटा, यानी कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने से छोटे न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय के किसी भी अधिकारी को यह आदेश जारी करता है कि आपके पास कोई मुकदमा है जो विचाराधीन पड़ा है, इससे संबंधित जितनी भी कागज कार्रवाई है आप सर्वोच्च न्यायालय में भेज दीजिए। तो ये उत्प्रेषण होता है। उत का होता है छोटा, प्रेषण भेजना, यानी कि इसके तहत छोटा न्यायालय या फिर उसका कोई भी अधिकारी है वह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी जो विचाराधीन मामला है उसकी जानकारी देता है। तो उसके बाद में कौन सा आदेश जारी करता है, उसे कहते हैं निषेध। निषेध आपको पता है, रोकना, बिल्कुल। यानी कि इसके तहत, निषेध के तहत किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में चल रहे विचार को रोकने का आदेश है। यानी किसी भी न्यायालय में किसी भी मुकदमे पर सुनवाई चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करेगा भी आप इस मुकदमे से संबंधित पैरवी या जानकारी जो भी आप विचार विमर्श कर रहे हैं आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी सुनवाई हम करेंगे, आप नहीं करोगे। यह भी आदेश जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद में अधिकार पृष्ठ। अधिकार पृष्ठ यानी पूछना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि सार्वजनिक पद को धारण करने वाला व्यक्ति क्या वह विधि के अनुसार इस पद पर है, अगर है तो वह इसकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को दे। तो ये 5 प्रकार के आदेश संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो साथियों, एक बार हम फिर इसके बारे में चर्चा कर लें। आज हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉपिक पर चर्चा की है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 14 से 32 तक में वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब ने संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा है। जय हिंद, जय भारत।